नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात बेबाक में हम लोग फिर बंगाल की बात करेंगे। बंगाल के साथ बिहार और झारखंड की भी बात करेंगे। यस तूफान जो बड़ा साइक्लोन एक आया हुआ है, जिसका असर बंगाल के साथ साथ उड़ीसा से ये जनरेट हुआ। वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये बंगाल में सबसे ज़्यादा अगर कहर बरपाया है, इसने बंगाल में बरपाया है। और ममता बनर्जी लगातार 30 घंटे तक सेक्रेटारिएट यानी नवान और उपान जो दो हिस्से हैं सेक्रेटारिएट के, दोनों जगह उन्होंने लगातार 30 घंटे कल से वो बैठी रहीं। उसके बाद वो रात घर लौटी हैं। ममता बनर्जी ने जो काम किया है इसकी तारीफ दिलीप घोष ने भी की और कल राज्यपाल भी उनके पास गए। राज्यपाल का स्वागत किया उन्होंने बाहर निकल के गेट पर। फिर राज्यपाल ने सारी तैयारियों का जायजा लिया, उसमें शामिल रहे और उन्होंने अपील भी की कि एक ऐसा मौका है जिसमें सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम लोग यस तूफान ने जो कहर बरपाया उसकी एक झलक जान लेते हैं कि बंगाल में इसका क्या असर हुआ। बंगाल में असर ये हुआ कि ममता बनर्जी के मुताबिक, चूँकि अधिकृत हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। बंगाल में 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सबसे पहली बात हुई है 15 लाख लोगों को शरणार्थी शिविरों में ठहराया गया है। उनके लिए शरणस्थली बनाई गई थी सरकार की ओर से, जहां उनको ठहराया गया। शरणस्थली में बांकुड़ा में एक आदमी की जो भर्ती था, वहां शरण लिए हुए था, एक वृद्ध की मौत हो गई है। ये 3 बड़ी खबरें हैं। कई बांध टूटे हैं, 100 से ज़्यादा बांध टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, पेड़ों की अनगिनत वो टूटने की घटनाएं हुई हैं। कहर तटवर्ती इलाकों में, खास करके काकद्वीप वगैरह और गंगा सागर का जो इलाका है, मंदिरों में पानी घुसा है, इस्कॉन मंदिर में पानी घुसा है। इस तरह से भारी तबाही मची है। ममता बनर्जी ने कहा है कि शुक्रवार को वो हवाई सर्वेक्षण करेंगी और 72 घंटे के बाद आज के इस तूफान का जो नुकसान हुआ उसका आकलन होगा। उस आकलन के हिसाब से इसकी भरपाई होगी। केंद्र सरकार ने पहले ही 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है बंगाल के लिए कि इस तूफान के मद्देनज़र 400 करोड़ की सहायता दी जाएगी। हालांकि उन्होंने उड़ीसा को इससे ज़्यादा 600 करोड़ दिया था। इस पर ममता बनर्जी की एक नाराज़गी भी थी। नाराज़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो वैसे भी टकराव उनका केंद्र से चलता रहता है। मोदी और अमित शाह उनके निशाने पर आते हैं। लेकिन केंद्र सरकार का जो फार्मूला है, जो जानकार बताते हैं कि प्रभावित इलाके के अनुमान के हिसाब से केंद्र सरकार ने यह राशि राज्यों को आवंटित की। उसी हिसाब से आंध्र को दिया गया, उसी हिसाब से उड़ीसा को दिया गया। उन लोगों को 600 करोड़ दिए गए। बंगाल का इलाका प्रभावित होने वाला जो अनुमान लगाया गया था वो कम था, इसलिए बंगाल को 400 करोड़ रुपए दिए गए। ये मैं केंद्र सरकार की वकालत नहीं बल्कि उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि अगर बंगाल को कम पैसे मिले, जिसकी शिकायत ममता बनर्जी कर रही थी कि हमको कम दिया गया, बाकी को ज़्यादा दिया गया। दरअसल केंद्र सरकार ने ये आंकड़ा प्रभावित इलाकों के हिसाब से निकाला था, जो अनुमान लगाया गया था, क्योंकि तब तूफान आया नहीं था। जब इस बात की समीक्षा हो रही थी, इसकी घोषणा हो रही थी, तब ये बात सामने नहीं आई थी कि इतने कम पैसे बाकी इस राज्यों से बंगाल को कम क्यों दिए गए। पहली नज़र में ये माना गया कि बंगाल के साथ ये भेदभाव है, स्वाभाविक है। ममता बनर्जी अगर कह रही थी तो वो उनका भी एक स्वाभाविक है। और आम आदमी के दिमाग में भी ये बात बैठ रही थी कि केंद्र सरकार वाकई ममता बनर्जी के साथ भेदभाव कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भेदभाव नहीं था, ये एक तरह से ईमानदारी की बात थी। और ईमानदारी का वो फार्मूला जो बना था जो सरकार की ओर से, वो फार्मूला ये था कि प्रभावित इलाकों का जो अनुमान है उसमें बंगाल उन राज्यों के मुकाबले कम प्रभावित क्षेत्र होने वाला था, इसलिए इसको 400 करोड़ रुपये दिए गए। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र की टकराहट जारी रहेगी। ये टकराहट इसलिए जारी रहेगी कि चुनाव के पहले जो खटास की स्थिति आई है और चुनाव बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें राज्यपाल के बयान आए हैं, एक से एक उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ बयान आए हैं, इससे ये मान के चलना चाहिए कि आने वाले दिनों में भी ये टकराव बढ़ेगा। हालांकि बंगाल में राज्यपालों से टकराव की बात कोई नई नहीं है।
आप 70 सालों का एक इतिहास उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि लगभग हर राज्यपाल जो आया है वो किसी न किसी टकराव के अंदाज में था। यहाँ तक कि सबसे जो कारगर रहे बंगाल के लिए, एक तरह से कहें सबसे सटीक माना गया, जिनको गोपाल कृष्ण गांधी को, जो लंबे अरसे तक रहे भी बंगाल में, ममता बनर्जी के लिए वो मुफीद साबित हो गए। हालांकि उतने ही मुफीद वो वाम मोर्चा शासन के दौरान भी थे, लेकिन एक मुद्दे पर एक टकराहट हुई और वाम मोर्चा के वो निशाने पर आ गए, वो उनके प्रति नाराज़गी हुई। वो नंदीग्राम का मामला था। नंदीग्राम गोलीकांड के खिलाफ ममता बनर्जी धरना दे रही थी और गोपाल कृष्ण गांधी उसके खिलाफ थे। धरना स्थल पर धरना तोड़वाने के लिए भी गोपाल कृष्ण गांधी गए हुए थे। यानी बंगाल में राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच टकराव की बात कोई नई नहीं है, इसलिए ये टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। हालांकि एक तीसरी बात जो मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि राज्य को बांट करके 3 हिस्सों में करने की जो बात है, जो आज कई पोर्टल से लेके और तमाम जगहों पर ये बात आ गई, छपी मूल स्रोत खबर की दैनिक भास्कर का स्रोत था, जहाँ से वो सब लोगों ने उठाया और इस पर चर्चा हुई, बहस हुई और आज सारे पोर्टल्स पर ये बात छाई हुई है। हालांकि ये अनुमान भर है, सूत्रों के मुताबिक है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए कहते हैं कि जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ अनाउंस नहीं होती है तब तक सूत्रों के मुताबिक ये बात कही जाती है मीडिया में। तो ये स्थिति है बंगाल की। बहरहाल बंगाल में तूफान का कहर मैंने आपको बता दिया। घर ढहे हैं, सैकड़ों सड़कें टूटी हैं, पुल 100 से ज़्यादा ध्वस्त हुए हैं, दिन भर आवाजाही बंद रही। जो ओवरब्रिज बने हुए थे गंगा नदी में, उस पर निगरानी रखी गई, आवाजाही बंद कर दी गई। अब आते हैं कि बिहार में भी अलर्ट जारी हो गया है। खास करके गंगा में मछुआरों को मना किया गया है, गंगा किनारे लोगों को नहीं जाने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं। झारखंड में भी वही स्थिति है। झारखंड का एक हिस्सा बारिश से भले प्रभावित होगा, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो गंगा से सटता है, वो साहेबगंज का इलाका है, वहाँ भी निगरानी रखी जा रही है। चौतरफा एक तरह से ये असर है इन 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, खास करके जो उड़ीसा के पड़ोसी राज्य थे जिसमें बंगाल को पहले माना गया था, और उसका असर बिहार और झारखंड पर भी पड़ा है। अब तूफ़ान का कैलकुलेशन होगा 2-3 दिनों के बाद। बारिश का दौर इस तूफ़ान की वजह से 2-3 दिनों तक चलेगा। झारखंड में 28 मई तक बारिश का अनुमान है। आगे देखिए क्या होता है। आज की बात विभाग में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।